Bismillahirrahmanirrahim. This is Murtaza Qaid from the platform of IQ School of Finance. ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्पेसिफिकली उन सारे पीआरसी के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने नवंबर 2025 के अटैम्प्ट में अपना पीआरसी की फाइनल अटैम्प्ट अपनी पीआरसी की क्वालिफाइंग अटैम्प्ट दी और 2 दिसंबर 2025 पे जो रिज़ल्ट पब्लिश हुआ उसमें उनका अल्हम्दुलिल्लाह पीआरसी कंप्लीट हुआ। तो सबसे पहले तो उन सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने अपना पीआरसी क्वालिफाई कर लिया उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, और जिनका पीआरसी के अभी कुछ एक आधा पेपर रहता है वो इंशाल्लाह जनवरी अटैम्प्ट में अपना पीआरसी कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, पीआरसी के रिजल्ट के बाद मेरे पास पीआरसी के बच्चों के रेगुलर बेसिस पे मैसेजेस आते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से। सर, हमें मार्च 2026 की अटैम्प्ट के लिए कैफ के कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने चाहिए, हमें मार्च में अटैम्प्ट देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, और सब्जेक्ट सिलेक्शन और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह के हवाले से बहुत सारे मैसेजेस वगैरह रेगुलर बेसिस पे आते हैं। तो आई थॉट कि मैं कॉम्प्रिहेंसिव एक कंप्लीट वीडियो के थ्रू आप लोगों को प्रॉपर्ली गाइड कर दूँ। तो इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली 3 चीज़ें या 4 चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले तो ये कि अगर हमने 2 दिसंबर पे पीआरसी कंप्लीट कर लिया है तो क्या हमें मार्च 2026 में कैफ की अटैम्प्ट देनी चाहिए या फिर हम डायरेक्टली अगस्त 2026 में अपनी कैफ की पहली अटैम्प्ट दें। पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये कि अगर हम मार्च 2026 के अंदर अपनी कैफ की पहली अटैम्प्ट देते हैं तो हमें कितने पेपर्स ऑप्ट करने चाहिए, जो भी हमारे पास रिमेनिंग टाइम रहता है, दिसंबर का महीना है, जनवरी का महीना है, फरवरी का महीना है, तो इस 2.5-3 महीनों के अरसे में हम कितने सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करें, 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट की तरफ हम जाएं। और तीसरा सवाल ये कि लेट्स से कि हम कोई भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, 2 या 3 या 1 पेपर, तो हमें वो कौन से पेपर सेलेक्ट करने चाहिए, कौन से पेपर आने वाले अटैम्प्ट में देने चाहिए। और चौथा, चूँकि मैं IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस में कैफ 1 दैट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग एंड कैफ 2 दैट इज टैक्स प्रैक्टिसेस, इन 2 सब्जेक्ट्स को टीच करता हूँ, तो मैं इन 2 सब्जेक्ट्स की स्टडी के हवाले से आपको गाइड करूँगा कि अगर आप इन दोनों में से कोई एक या दोनों सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं तो इस रिमेनिंग टाइम के अंदर आप इन सब्जेक्ट्स को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। आते हैं सबसे पहले वाले सवाल पे। सबसे पहला सवाल हमारा ये था कि सर हमने 2 दिसंबर 2025 पे पीआरसी कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हम मार्च 2026 में कैफ की पहली अटैम्प्ट दें या हमें अपनी पहली अटैम्प्ट कैफ की जो है वो अगस्त 2026 में देनी चाहिए। तो देखें, यहाँ पर तो एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, एज अ बिग ब्रदर मेरी सिंसियर एडवाइस ये होगी कि आपको ये मार्च की अटैम्प्ट वेस्ट नहीं करनी चाहिए। आपको लाजिम है कि आपको मार्च के अटैम्प्ट में कैफ के एटलीस्ट 1 से 2 पेपर, और पेपर कॉम्बिनेशन पे तो हम बात करेंगे ही, लेकिन एटलीस्ट आपने इस मार्च के अटैम्प्ट में कैफ के कुछ पेपर्स में अपीयर ज़रूर होना है। अक्सर स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया कि सर मैं सोच रहा हूँ कि मार्च के अटैम्प्ट में पेपर्स ना दूँ और अगस्त के अटैम्प्ट में डायरेक्टली जो है ना 4 पेपर्स के लिए अपीयर हो जाऊँ। अगर मैं अगस्त 2026 में पेपर्स दूंगा तो मेरे पास तो 8-9 महीने होंगी प्रिपरेशन के लिए, तो मैं अगस्त में ग्रुप ए के 4 पेपर्स एक साथ दे दूंगा। मैं मार्च के अटैम्प्ट में कोई पेपर नहीं देता। मेरी तरफ से ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं होगा, मेरी तरफ से ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होगा कि आप मार्च के अटैम्प्ट को वेस्ट करें। आप भले 1 पेपर या 2 पेपर, लेकिन मार्च के अटैम्प्ट में अपीयर ज़रूर हो। देखें, 1 अटैम्प्ट में 4 पेपर देना और 2 अटैम्प्ट में 2-2 पेपर या 2 और 3 पेपर देना, ये कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम मार्च के अटैम्प्ट में 2 पेपर्स देते हैं या 1 पेपर देते चले और अगस्त के अटैम्प्ट में 3 पेपर्स देते हैं, ये कंपैरेटिवली आसान है एज कम्पेयर टू कि आप मार्च के अटैम्प्ट में कोई पेपर ही ना दो और डायरेक्टली जो है ना अगस्त के अटैम्प्ट में, ऑटम के अटैम्प्ट में 4 पेपर एक साथ दो। रीज़न भी कि अब जब आप 4 पेपर्स को एक साथ पढ़ते हो ना तो आपको चारों पेपर्स को साथ रिवाइज भी करना है, चारों पेपर्स को साथ कवर भी करना है, चारों पेपर की कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी को एक साथ रिटेन भी रखना है, तो चारों पेपर हैंडल करना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मेरी सिंसियर एडवाइस ये होगी कि आप अपनी मार्च के अटैम्प्ट को वेस्ट ना करें। एटलीस्ट मार्च के अटैम्प्ट में 1 या 2 पेपर्स के लिए आपने लाजमी अपीयर होना है। तो पहला तो ये क्लियर हो गया कि हम मार्च के अटैम्प्ट को वेस्ट नहीं करेंगे, मार्च के अटैम्प्ट को फ्रूटफुली यूटिलाइज करेंगे। फिर दूसरा सवाल ये आता है कि सर हमें मार्च के अटैम्प्ट में कितने पेपर्स में अपीयर होना चाहिए, क्या हम 1 पेपर्स की तरफ जाएं, 2 पेपर की तरफ जाएं, 3 पेपर की तरफ जाएं, या हमें 4 पेपर कोई अगर सोच रहा है। देखिए, मैं बात करूंगा मुनासिब रहकर प्रैक्टिकलिटीज़ को मद्देनजर रखते हुए, और आपकी डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से आप अपने आप को खुद एनालाइज करेंगे। देखिए, कैफ ग्रुप ए में जो हमारे पास 4 सब्जेक्ट है ना, कैफ 1, कैफ 2, कैफ 3 और कैफ 4, इन चारों सब्जेक्ट्स की जो लेक्चर आवर्स है ना वो तकरीबन 90 to 100 आवर्स के हैं। यानी मैं कैफ 1 उठा लूँ, कैफ 2 की बात करूँ, कैफ 3 की बात करूँ या कैफ 4 की बात करूँ, तो तकरीबन 80-90 या 90-100 आवर्स पर कोर्स आपका लेक्चर ड्यूरेशन है। चाहे फिर आप लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग लें या स्मार्ट क्लासेस लें, 80-90 आवर्स या मैक्सिमम 100 आवर्स के अंदर जो है ना आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है। और जितना ही एक सब्जेक्ट का लेक्चर ड्यूरेशन है ना, उतना ही उस सब्जेक्ट की आपको सेल्फ स्टडीज़ भी करनी पड़ती है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल के FAR का कोर्स 100 घंटे का है,
तो सिर्फ 100 घंटे के लेक्चर्स देखने से आपका पेपर पास नहीं होगा। कम से कम 100 घंटे की आपको सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगी, कम से कम 100 घंटे की आपको सेल्फ स्टडीज भी करना पड़ेगी, जिसमें आपका रिवीजन भी होगा, जिसमें आपकी प्रैक्टिस भी होगी, जिसमें आप पास पेपर्स वगैरह को भी अटेम्प्ट करोगे। तो यानी कि मोटी मोटी बात यह है कि कैफ ग्रुप ए के एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए मुझे एटलीस्ट 200 आवर्स चाहिए, 100 घंटे के लेक्चर्स और 100 घंटे की सेल्फ स्टडीज। और आज जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज तारीख है 5 दिसंबर 2025। तो हमारे पास दिसंबर के तकरीबन 25 दिन है, जनवरी का हमारे पास पूरा महीना है, और फरवरी के महीने को मैं काउंट नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल हम टारगेट करते हैं कि फरवरी की 5 तारीख तक या 10 तारीख तक हमें कोर्स कंप्लीट करना है, क्योंकि फरवरी के आखिरी के 15-20 दिन हमारा सिर्फ रिवीजन हो रहा होगा। आखिरी के 15-20 दिन में अगर हम लेक्चर्स देखेंगे तो फिर हम रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो मैं फरवरी का पूरा महीना काउंट नहीं कर रहा, फरवरी के सिर्फ 5 से 10 दिन हम काउंट करते हैं। तो दिसंबर के 25 दिन, जनवरी के 30 दिन और फरवरी के हम 5 दिन लेते हैं, यानी कि हमारे पास रिमेनिंग टाइम है 60 डेज का। अब 60 डेज के अंदर अगर मैं डेली बेसिस पे 3.5-4 घंटे रेगुलरली पढ़ सकता हूँ तो मुझे एक सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए। अगर इन रिमेनिंग 60 डेज के अंदर आप ये समझते हो कि आप तकरीबन 7.5-8 घंटे पढ़ सकते हो तो फिर आपको 2 सब्जेक्ट्स की तरफ ऑप्ट करना चाहिए। देखो किस तरीके से मैंने इक्वेशन बनाई है। एक सब्जेक्ट के 100 आवर्स के लेक्चर्स हैं, 100 आवर्स की सेल्फ स्टडीज है, तो एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए 200 आवर्स चाहिए, और 200 आवर्स को अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो मुझे पर डे बेसिस पे तकरीबन 3.5-4 घंटे की कवरेज करनी होगी, 3.5-4 घंटे एक सब्जेक्ट को देना होंगे। तो अगर मैं ये टारगेट करता हूं कि अगले 60 दिनों में मैं तकरीबन 3.5-4 घंटे डेली बेसिस पे पढ़ूंगा तो फिर मैं एक सब्जेक्ट दूंगा। अगर मैं ये टारगेट करता हूं कि मैं अगले 60 दिनों में, अगले 2 महीनों में डेली बेसिस पे 7.5-8 घंटे पढ़ता हूं तो फिर मैं 2 सब्जेक्ट ऑप्ट करूंगा। अगर कोई समझता है कि वो 12 घंटे पढ़ सकता है तो फिर वो 3 सब्जेक्ट्स की तरफ जाए। लेकिन अगेन एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, एज अ बिग ब्रदर, मैं 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट आपको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं 2 सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए आपसे 8 घंटों की अफेक्टिव पढ़ाई मांग रहा हूँ। 8 घंटों की अफेक्टिव पढ़ाई का मतलब है कि फिर उस 8 घंटों में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। पता चला आप वॉशरूम के ब्रेक भी ले रहे हैं, बीच में इंस्टाग्राम की रील भी स्क्रॉल कर रहे हैं, फेसबुक भी देख रहे हैं, तो फिर ये अफेक्टिव पढ़ाई नहीं हुई। अगर आप डेली बेसिस पे एक सब्जेक्ट को 4 घंटे दे सकते हैं अफेक्टिवली, एक सब्जेक्ट की तरफ जाए। डेली बेसिस पे अफेक्टिवली 8 घंटे पढ़ सकते हैं, 2 सब्जेक्ट की तरफ जाए। 3 सब्जेक्ट्स की तरफ जाना मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो बाकी कुलीग टीचर्स हैं उनका व्यू यहाँ पर डिफरेंट हो सकता है। मेरा अपना पर्सनल और ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि आपको 2 सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने चाहिए, क्योंकि 8 घंटे का पढ़ने का मतलब है कि अगर आप 10 घंटे भी पढ़ाई पे लगाते हो और मोबाइल पढ़ाई के दरमियान थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन वगैरह भी होती है, तो 10 घंटे की पढ़ाई में आप 8 घंटे इफेक्टिवली पढ़ सकते हो। 8 घंटे का मतलब है 4 घंटे हमने 2 सब्जेक्ट्स को दिए, तो हम अगले 60 दिनों के अंदर 100 घंटे के लेक्चर्स भी कवर कर लेंगे और 100 घंटे की हमारी सेल्फ स्टडीज भी कंप्लीट हो जाएगी। अब आते हैं तीसरे सवाल पे कि सर हमें कौन से सब्जेक्ट ऑप्ट करने चाहिए। देखिए, एक सब्जेक्ट है आपका कैफ 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, जो कि सब्सटेंशियली एक नंबर बेस्ड न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट है, जिसमें आप नंबर क्रंचिंग करते हो, जिसमें आप अकाउंटिंग करते हो। थ्योरी का पोर्शन हार्डली 10-15% का है। दूसरा सब्जेक्ट है आपका कैफ 2 टैक्स प्रैक्टिसेस। कैफ 2 का सब्जेक्ट आपका थ्योरी और नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। 50% पेपर आपका क्वांटिटेटिव है, 50% पेपर आपका क्वालिटेटिव है, यानी कि 50% वेटेज थ्योरी की है, 50% वेटेज न्यूमेरिक्स की है। तीसरा सब्जेक्ट है आपका कैफ 3 डेटा सिस्टम रिस्क, और चौथा सब्जेक्ट है आपका लॉ। ये दोनों पेपर्स आपके टोटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर नंबर क्रंचिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर आप थ्योरेटिकली क्वालिटेटिवली अपना पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हो। मैं हमेशा स्टूडेंट को एडवाइस ये करता हूँ कि आपको पेपर सेलेक्ट इस तरह से करने चाहिए कि आपकी स्टडीज़ के अंदर थोड़ी बहुत एफिशिएंसी, थोड़ी बहुत इफेक्टिवनेस रहे, यानी कि आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा हो। तो अगर इस सिचुएशन में कोई स्टूडेंट दोनों थ्योरेटिकल पेपर उठा लेता है, मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा बोर करने लग जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट दोनों न्यूमेरिकल या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठा लेता है तो उसका प्रैक्टिस में नेचुरली ज़्यादा टाइम लग रहा होगा। देखो, थ्योरी के सब्जेक्ट में हमारा कम टाइम लगता है एज कम्पेयर टू न्यूमेरिकल के सब्जेक्ट में, क्योंकि न्यूमेरिकल के सब्जेक्ट में हमें सवालों को खुद से अटेम्प्ट करना पड़ता है, खुद से प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो इस तरह की सिचुएशन में मेरी एडवाइस ये होगी कि आपको एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट और एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए। आपको एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट ऑप्ट करना है और आपको एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए। अब मेरी एडवाइस यहाँ पर ये होगी कि आपको कैफ 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग उठाना चाहिए, और दूसरा पेपर डेटा सिस्टम रिस्क और बिजनेस लॉ, इन दोनों में से कोई एक पेपर आप अपनी मर्जी का, आप अपनी पसंद का उठा सकते हैं। मैं ये कॉम्बिनेशन क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं ये कॉम्बिनेशन क्यों एडवाइस कर रहा हूँ। देखिए, अगर आप कैफ 1 अकाउंटिंग और कैफ 2 टैक्सेशन ये दोनों पेपर्स उठाते हैं, ये दोनों पेपर्स थोड़े हैवी हो जाएंगे। हैवी इस सेंस में
कि अकाउंटिंग के पेपर में भी आपको 80-90% नंबर क्रंचिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और टैक्सेशन में भी 50% पोर्शन तकरीबन न्यूमेरिकल या कंप्यूटेशनल वाला है, तो आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैवी सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। अगर कोई अकाउंटिंग की जगह सिर्फ टैक्स का पेपर उठाने का सोच रहा है तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि टैक्स के पेपर के अंदर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स अकाउंटिंग के भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करना, फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस कैलकुलेट करना सीखते हैं। ये सारी चीज़ें आपको टैक्स के पेपर में हेल्प कर रही होती है। तो अगर किसी ने FER पढ़ा ही नहीं है और डायरेक्टली वो टैक्स के पेपर में अपेयर हो रहा है तो उसको थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग फील होगा, उसको ज़्यादा टफ टाइम मिलेगा। तो टैक्स अकाउंटिंग के बगैर टैक्स देना तो बिल्कुल भी एडवाइसेबल नहीं है। तो एक पेपर आपको अकाउंटिंग का देना चाहिए और दूसरा पेपर आपको बिजनेस, जो आपका लॉ और डेटा सिस्टम रिस्क है, इन दोनों में से कहीं आपको एक सब्जेक्ट देना चाहिए। यहाँ पर अगर किसी को लगता है कि वो थ्योरी में कंफर्टेबल है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स उसको आसान लगते हैं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट उसको ज़्यादा मैनेजेबल लगते हैं, तो वो अकाउंटिंग का पेपर ड्रॉप करके बिजनेस लॉ और डेटा सिस्टम रिस्क ये दोनों सब्जेक्ट्स भी दे सकता है। देखिए, टैक्स अकाउंटिंग पढ़े बगैर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, और मैं टैक्स पढ़ाता भी हूं तो मैं ज़्यादा बेहतर पोजीशन में हूं कि टैक्स के हवाले से आपको एडवाइस कर सकूं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप थ्योरी में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, थ्योरेटिकल एरिया आपको कंफर्टेबल लगता है, तो फिर आप डेटा सिस्टम रिस्क और लॉ इन दो पेपर्स की तरफ भी जा सकते हो। मेरी एडवाइस, मेरा मशवरा ये होगा कि आपको एक अकाउंटिंग का पेपर देना चाहिए। रीज़न बीइंग कि आपने PRC में भी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ी है, तो आपकी एक कंटिन्यूटी मेंटेन होगी अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के अंदर। और दूसरा, आपको एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट उठाना चाहिए। आप डेटा सिस्टम रिस्क या लॉ, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट उठाएं। टैक्स में अभी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अकाउंटिंग के साथ टैक्स काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, क्योंकि दोनों में आपको प्रैक्टिस वगैरह करनी पड़ती है। चौथी चीज़ ये थी कि अगर हम अकाउंटिंग का पेपर उठा रहे हैं और फॉर एग्जाम्पल कि कोई स्टूडेंट टैक्स का पेपर उठा रहा है, अकाउंटिंग वो पिछले अटेम्प्ट में दे चुका था, अब वो क्रैश अटेम्प्ट करना चाहता है टैक्सेशन का, या वो समझता है कि मैं अकाउंटिंग और टैक्स दोनों साथ मैनेज कर लूँगा, मैं अकाउंटिंग और टैक्स जो है ना आने वाले 2 महीने के अंदर प्रिपेयर करना चाहता हूँ, तो इन 2 महीनों में मैं अपने सब्जेक्ट को किस तरह से लेके चलूँ। देखिए, आपका ग्रुप ए का कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो अकाउंटिंग हो, चाहे वो डेटा सिस्टम रिस्क हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो टैक्सेशन हो, आपको डेली एक सब्जेक्ट को 4 घंटे देना है। सही है। अब आपके पास कोर्स के हर सब्जेक्ट के 100 आवर्स के लेक्चर्स हैं और हमारे पास 60 डेज है। तो अगर मैं 100 आवर्स के लेक्चर्स को 60 से डिवाइड करूं तो तकरीबन ये बनता है 1.2 1.3, यानी कि आपको डेली ये बनता है तकरीबन 1.5 से 1.5 या 1.6 के करीब। तो तकरीबन आपको डेली 1.5 से 2 घंटे के लेक्चर्स कवर करने। तो डेली का टारगेट तो हमारा ये हो गया कि हम जो भी सब्जेक्ट उठा रहे हैं हमें डेली बेसिस पे उसके 1.5 से 2 घंटे के लेक्चर्स कवर करने होंगे। अगर हम डेली बेसिस पर 1.5 से 2 घंटे के लेक्चर्स कवर करेंगे तो अगले 60 दिनों के अंदर हम 100 आवर्स के लेक्चर्स को कंप्लीट कर लेंगे। और सिर्फ लेक्चर्स देखना काफ़ी नहीं होगा, आपने उस लेक्चर्स की कवरेज के साथ साथ डेली बेसिस पे उस सब्जेक्ट को रिवाइज भी करना है, उस सब्जेक्ट की सेल्फ स्टडी, उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस भी करनी है। तो आप सिंपल अपना शेड्यूल ये बनाएं कि मैं डेली एक सब्जेक्ट को 4 घंटे दूंगा, अगर 2 सब्जेक्ट ले रहा हूं तो मैं 8 घंटे पढ़ूंगा। उस 4 घंटे का ब्रेकअप ये होना चाहिए कि शुरू का 1 घंटा आप रिवाइज करें, यानी जो आपने कल पढ़ा, जो आपने परसों पढ़ा, जो आपने पिछले हफ्ते में पढ़ा, जो आपने पिछले 2 हफ्ते में, पिछले महीने में पढ़ा, डेली बेसिस पे आप 1 घंटा सिर्फ रिवीजन को दें, या आधा घंटा पौना घंटा सिर्फ रिवीजन को दें। शुरू का आधा पौना घंटा हम सिर्फ रिवीजन को देंगे, हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। जो चीज़ हमने कल पढ़ी, पिछले हफ्ते में पढ़ी, पिछले 2 हफ्ते में पढ़ी, डेली बेसिस पे हम आधा पौना घंटा रिवाइज करेंगे। फिर हम 2 घंटे के लेक्चर्स कवर करेंगे। और 2 घंटे के लेक्चर्स कवर करने का मतलब है कि उस टाइम पे आप लेक्चर के साथ मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहे, उस टाइम पे आप लेक्चर्स के साथ बाकी डिस्ट्रैक्शन को नहीं देख रहे, सिर्फ लेक्चर्स पे फोकस रखा हुआ है। और फिर 1 से 1.5 घंटा या 1 से सवा घंटा आपने उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी है। उस लेक्चर में जो सवाल आपने सॉल्व किए उनको खुद अटेम्प्ट करें, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसके पास पेपर्स करें, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसके बेंचमार्क क्वेश्चंस करें। तो अगर आप डेली बेसिस पे एक सब्जेक्ट को 4 घंटे, 2 सब्जेक्ट को 8 घंटे देते हैं तो आप बआसानी आने वाले 60 डेज के अंदर, यानी कि मैक्सिमम 5 या 10 फरवरी तक अपने दोनों सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं उस प्लान को कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, अपने प्लान को ईमानदारी के साथ, डिसिप्लिन के साथ आपने एग्जीक्यूट करना है। सर हम लेक्चर्स किस तरह से देखें, किस सीक्वेंस में देखें, इसके लिए आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली टीचर जब पढ़ाता है, चाहे मुझसे क्लासेस लें या किसी और कुलीग टीचर से क्लासेस लें, हर टीचर का एक अपनी सीक्वेंस होती है, हर टीचर का एक सब्जेक्ट को पढ़ाने का अपना एक तरीक़ेकार होता है। तो आपने पोर्टल की सीक्वेंस में चैप्टर्स को कवर करना है। पोर्टल की सीक्वेंस में जब आप चैप्टर को कवर करते जाओगे तो आपको हर चैप्टर में खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे क्या प्रैक्टिस करनी है, क्या याद करना है, क्या समझना है, क्या रिटेन करना है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूँ तो जिस सीक्वेंस में आपके पोर्टल के ऊपर या जिस सीक्वेंस में आपके पास लेक्चर्स आ रहे हैं, डेली बेसिस पे आपने उस सीक्वेंस में लेक्चर्स को कवर करते जाना है। डेली का टारगेट होना चाहिए कि मुझे 2 घंटे के लेक्चर्स कवर करने हैं, 2 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है, जिसमें आधा पौना घंटा मैं शुरू में रिवीजन करूंगा, सवा घंटा 1.5 घंटा उस लेक्चर की प्रैक्टिस कर रहा हूँगा। तो अगर आप पूरी ईमानदारी से इस प्लान को फॉलो करते हैं, इंशाल्लाह बाय द 5th और मैक्सिमम 10th ऑफ फरवरी आपके कोर्सेज कंप्लीट हो चुके होंगे। अब आपके पास फरवरी के आखिरी 20 दिन रह जाएंगे, क्योंकि मार्च के फर्स्ट वीक में हमारा एग्जाम होगा। तो फरवरी के आखिरी 20 दिन में हम सिर्फ रिवीजन कर रहे होंगे, जो भी हमने 2 सब्जेक्ट्स उठाए होंगे उनको हम पूरा दिन रिवाइज करेंगे। तो 20 दिन और मोर देन इनफ कि आप 20 दिनों के अंदर 2 सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, जिसमें आप रिवीजन के साथ साथ अगर कोई वर्कशॉप होती है, कोई क्रैश होता है तो उसको भी अटेंड कर सकते हो। आप पिछली 7-8 अटेम्प्ट के 10 अटेम्प्ट के पास पेपर्स वगैरह भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को रिवाइज करोगे या बेंचमार्क क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करोगे तो इंशाल्लाह आपकी मार्च के अटेम्प्ट में आप अपने 2 सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो आई होप कि इस डिस्कशन के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू मैंने आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन या बहुत सारी क्वेरीज को आंसर करने की कोशिश की है। स्टिल कोई आपकी स्पेसिफिक क्यूरी हो सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से, सब्जेक्ट कवरेज के हवाले से, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा, आप उस ग्रुप पे भी पूछ सकते हो या फिर मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर पे मेरे टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा तो मैं आपको इंडिविजुअल क्वेरी का जवाब दे दूंगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों से लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू।